हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। लास्ट टाइम हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ लिया था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यही पढ़ा था ना। आज हमारे पास है नए मॉडल की तरफ अब जाने लग गए। जैसे ही बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया उसमें कुछ कमियां थी, पहले उन्हीं कमियों को देखेंगे। उन कमियों के बाद एक नया मॉडल की तरफ जाने लगे। उस नए मॉडल के लिए कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें पढ़नी जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोहर्स की क्या कमियां थी। उन कमियों के बाद हम जब नए मॉडल की तरफ जाने लग गए तो उस नए मॉडल के अंदर हमें किन चीजों की आवश्यकता है वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी बात है, सिर्फ ओनली 2-4 मिनट की है, मैं वो बता देता हूं, अदरवाइज आपके मेन टॉपिक पे आता हूं। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगर हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे तो उसकी क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी मेरे प्यारे बच्चों। तो उनकी क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो क्या थी? हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रा। ओनली किसका स्पेक्ट्रा पढ़ा था? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। किसका स्पेक्ट्रा? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यही पढ़ा था ना। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था। उसी के स्पेक्ट्रे को एक्सप्लेन किया था किसने? बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने। लेकिन अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, मल्टी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसका स्पेक्ट्रा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सबसे पहली लिमिटेशन यही थी, इट कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम बोलेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा किसने एक्सप्लेन नहीं किया था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने। लेकिन हमने यह पढ़ लिया था यूनी इलेक्ट्रॉनिक, या जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बताया था ना, जैसे हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव है, इनका स्पेक्ट्रा हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो मेनली यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए था, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन इसने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इट कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पेक्ट्रा बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन है, इट नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ लाइंस। इट नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ लाइंस की ये डिटेल को एक्सप्लेन नहीं करता। क्या मतलब है इस चीज का? ध्यान से देखिएगा। इट कांट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ लाइन। ये क्या है? लाइंस की डिटेल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्या मतलब है इस लिमिटेशन का? आपने पढ़ा था हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रा है, हमने यहां से लाइट पास की तो इसके अंदर हमें 5 लाइंस मिल रही थी या नहीं मिल रही थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, जिनको हमने नाम दिया था लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। ये लाइंस फर्दर और भी ज्यादा क्या होती है? छोटी छोटी बिल्कुल फाइन लाइन से मिलके बनी होती है। जैसे कि कोई 2 लाइन से मिलके बनी हुई बिल्कुल फाइन लाइन, जो हमें क्या सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से दिख सकती है। तो ये फाइन लाइन के बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसने सीधा बता दिया सिर्फ 5 लाइंस है, पहली को लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये नाम दे दिया। लेकिन इन लाइंस के अंदर भी और छोटी छोटी फाइन लाइंस होती है, बिल्कुल पतली पतली, जो हमें दिखाई बहुत ही कम देती हैं, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसलिए क्या डिटेल्स ऑफ लाइन का मतलब समझ में आया? ये जो लाइन है ये और भी छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक लाइन से मिलकर बनी होती है, जिसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे कि सबसे पहले सिर्फ इतना पता था भी एटम से छोटा पार्टिकल नहीं होता। उसके बाद पता चला ना एटम के भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पता चला था या नहीं पता चला था? तो उसी तरीके से इन लाइंस के अंदर भी और बारीक बारीक लाइन होती है, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इट कांट
एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ लाइन। डिटेल्स ऑफ लाइन मतलब इन लाइन के अंदर भी बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस होती हैं, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। आ गया समझ में। थर्ड लिमिटेशन देखिएगा, थर्ड लिमिटेशन क्या है, ये थ्योरेटिकल बातें हैं मेरे डियर्स, इनको सिर्फ सुनने की ध्यान से बातें होती हैं। तो सेकंड देखिएगा, थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या कहा इसने, मान लेते हैं आपको ये स्पेक्ट्रा मिल गया, हमें ऐसे लाइंस की फॉर्म में ये स्पेक्ट्रा मिल गया, ठीक है। हाइड्रोजन में ये 5 लाइंस होती है, मुझे ये स्पेक्ट्रा मिल गया। ये स्पेक्ट्रा मिलने के बाद मैंने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। कौन सा फील्ड लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने का मतलब है एक तरफ मैंने पॉजिटिव नॉर्थ पोल लगा दिया और एक तरफ कौन सा पोल लगा दिया? साउथ पोल। ये मैंने लगा दिया है इस स्पेक्ट्रा के दोनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, ये मैंने लगा दिया। ये लगाने के बाद ये जो स्पेक्ट्रा है और भी ज्यादा स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, और ज्यादा फाइन छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस में टूट जाएगा। इस तरीके से पता नहीं इसमें से कितनी लाइंस निकलेंगी जब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड। पता नहीं कितनी लाइंस। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने यह भी एक्सप्लेन नहीं किया कि स्पेक्ट्रा के अंदर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उस मैग्नेटिक फील्ड से इस स्पेक्ट्रा में क्या चेंजेस आएंगे, यह भी किसने एक्सप्लेन नहीं किया था? बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इस स्पेक्ट्रा के ऊपर इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जीमन इफेक्ट। इसको क्या नाम दे दिया गया? जीमन इफेक्ट। कई बार पूछा हुआ नीट में, आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, नेम ऑफ द इफेक्ट विच वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो उनमें एक नाम आएगा जीमन इफेक्ट। या फिर आ सकता है एक और क्वेश्चन दूसरे तरीके से, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द स्पेक्ट्रा देन विच इफेक्ट क्रिएटेड। तब कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है? जीमन इफेक्ट। जब हमने ये स्पेक्ट्रा मिला था, इस स्पेक्ट्रा के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है इस इफेक्ट को कौन सा नाम दिया? जीमन इफेक्ट। क्या नाम देते हैं इसको? जीमन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये ऐसा एक्सप्लेन किया, इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया जीमन इफेक्ट। तो क्या लिख सकते हो आप सीधा थर्ड लिमिटेशन में, बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल जीमन इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन। या फिर क्या है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द स्पेक्ट्रा देन व्हाट हैपेंस, इट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। समझ में आ गया? तो ये थी तीसरी लिमिटेशन। अब फोर्थ लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ लिमिटेशन क्या थी? इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया? ध्यान से देखिएगा क्या चेंज किया। तो थर्ड में लिख देता हूं, जीमन इफेक्ट नॉट एक्सप्लेन। जीमन इफेक्ट नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अब फोर्थ सुनिएगा, फोर्थ में क्या कह रहा है, इसने क्या कहा, इस बार हमें ये स्पेक्ट्रा मिला, लाइंस की फॉर्म में 5 लाइन थी। इस बार हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, दूसरी तरफ कौन सी प्लेट लगा दी? नेगेटिव प्लेट। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इस स्पेक्ट्रा में क्या चेंजेस आएंगे? फिर से ये स्प्लिट हो जाएगा या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द स्पेक्ट्रा देन व्हाट हैपन, क्या होता है, क्या घटित होता है? इट वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये भी किसने एक्सप्लेन नहीं किया था? बोहर के एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसलिए आगे चलकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को भी एक नाम दे दिया गया, स्टार्क इफेक्ट। इसको क्या नाम दे दिया गया? स्टार्क इफेक्ट। तो आपसे एक क्वेश्चन फिर से बन गया, नेम ऑफ द इफेक्ट विच वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपके पास या तो जीमन इफेक्ट मिलेगा या स्टार इफेक्ट, ऑप्शन में एक ही मिलेगा। दोनों मिलेंगे तो आपके ऑप्शन 2 मिल हो जाएंगे फिर तो आंसर। इसलिए जीमन इफेक्ट भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, स्टार्क इफेक्ट भी। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? what happen when the electric field on the applied on the spectra, this is the Stark effect, and what happen when the magnetic field applied on the spectra, that is the Zeeman effect। तो ये 4 लिमिटेशन हमारी हो चुकी है। सबसे पहले क्या है, फास्टली बता देता हूं, यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा किसने एक्सप्लेन किया था?
बोर्स ने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, जो ये स्पेक्ट्रा में लाइंस मिलती है उन लाइंस की डिटेल नहीं बताई भी, कितनी बारीक लाइन है और भी ज्यादा उनमें लाइंस है या नहीं है, ये सब इसने एक्सप्लेन नहीं किया। और आगे हमने क्या पढ़ा, थर्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रा के ऊपर लगाया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, यह भी इसने नहीं बताया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, यह भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। और एक और इसकी लास्ट और फिफ्थ लिमिटेशन क्या थी, एक और लिमिटेशन ये थी, हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कैसे एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ गया, O2 का मॉलिक्यूल बन गया, H2 और O2 जुड़ गए, H2O का मॉलिक्यूल्स बन गया। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, क्यों जुड़ रहे हैं, इन एटम्स को क्या जरूरत है जुड़ने की, और ये क्यों मॉलिक्यूल बना रहे हैं, व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये भी किसने एक्सप्लेन नहीं किया था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया या नहीं आया? अरे डियर्स, आपके पास यहां से जो मैंने बताई है ना एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या होते हैं। इन द जीमन इफेक्ट वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा, बट इन द स्टार्क इफेक्ट वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा। ये है स्टार्क इफेक्ट और यह है जीमन इफेक्ट, पता चल गया। और इन दोनों को किसने एक्सप्लेन नहीं किया था, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये कुछ लिमिटेशन थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान से देखिएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं या फिर मैं रफ कर देता हूं। अब आगे क्या कह रहा है, जैसे ही क्या किया गया, जैसे ही बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में लिमिटेशन मिली, इसमें कुछ कमियां थी, शॉर्ट कमिंग्स थी। इन कमियों को दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या, एक नया मॉडल डिस्कवर होने लगा जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसकी तरफ साइंटिस्ट बढ़ने लगे। बोहर्स में कुछ कमियां मिली, उन कमियों को दूर निकालते हुए, क्योंकि पीछे किसी चीज में कमी होगी उसको निकाल के ही नई चीज बनाई जाएगी। तो सबसे पहले देखो, रदरफोर्ड में कमी, थॉमसन में कमी आई तो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, रदरफोर्ड में कमी आई तो बोहर्स ने दे दिया। अब बोहर्स में भी कुछ कमियां थी तो एंडिंग में कौन सा मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इस मॉडल के बारे में पढ़ने से पहले क्या किया गया, उसने बताया, क्या बताया उसने, कि जो बोहर्स मॉडल था उसमें कमियां थी। वो क्या कमियां थी वो आगे इसने बता दिया। वैसे हमने लिमिटेशन देख लिया, और भी थोड़ी सी कमियां थी कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे, या आगे आपके पास आएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक है जब तक वो नहीं पढ़ लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा भी बोहर्स क्यों फेल हुआ था। लेकिन बोहर्स में इतना पता चल गया ना भी कमी थी, उन कमियों को दूर करते हुए नए मॉडल की तरफ चलने लगे। कौन सा मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जैसे इस एटम के इस मॉडल की तरफ बढ़ने लगे तो इस मॉडल को देने से पहले, इस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कुछ दो डेवलपमेंट्स हैं, वे दो डेवलपमेंट को देखते हुए हम इस मॉडल को बनाएंगे। दो डेवलपमेंट्स थी, उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, वे दोनों डेवलपमेंट क्या करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देती हैं इस मॉडल को बनाने में। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बनाने से पहले दो डेवलपमेंट्स थी। देयर आर टू डेवलपमेंट्स विच हैव वेरी हाई रोल टू एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा आगे चलकर, उससे पहले दो डेवलपमेंट आई, वो डेवलपमेंट बताती है नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या था। तो क्या है, नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट टू डेवलपमेंट्स विच गिव्स द हाईएस्ट रोल और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू डेवलप न्यू मॉडल ऑफ एटम। दिस इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को बनाने में जिन दो डेवलपमेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान था, सबसे ज्यादा रोल था, वो डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो टू डेवलपमेंट्स which have maximum role
which have maximum role to create quantum mechanical model of atom, to create quantum mechanical model of atom, mechanical model of एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को क्रिएट करने में दो डेवलपमेंट्स का मैक्सिमम क्या था, विच हैव मैक्सिमम रोल वर्ड रह गया अभी, या कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बनाने में दो डेवलपमेंट्स थी जिनका सबसे ज्यादा रोल था। उनमें फर्स्ट डेवलपमेंट क्या थी, ध्यान से देखना, इस वीडियो में उस फर्स्ट डेवलपमेंट का ही एक्सप्लेन होगा, दोनों डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगी, एक डेवलपमेंट अगली उसमें करेंगे। पहली डेवलपमेंट थी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या था पहली आपकी जो थी वो क्या थी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का ड्यूअल नेचर होता है, क्या मतलब है वो बताएंगे, सिर्फ आप अभी इतना याद रखो भाई कौन सी डेवलपमेंट थी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको आगे चलकर थोड़ा सा मॉडिफाइड भी किया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से। किसके नाम से, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी एक्सप्लेन किया गया। क्यों किया गया वो सब आगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना अभी तब आ जाएगा। सेकंड डेवलपमेंट क्या थी, वो दूसरी डेवलपमेंट क्या थी जिसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में रोल था। पहला तो देख लिया ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये बताऊंगा ये सब क्या है, पहले लिख तो लो, पहले पता तो कर लो वो दो डेवलपमेंट्स क्या थी। पहली थी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सेकंड थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकंड डेवलपमेंट्स क्या थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये था आपका सेकंड डेवलपमेंट। ये दो डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बनाने में सबसे ज्यादा रोल दिया है। पहली क्या है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से भी जाना गया, और दूसरा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, एक रूल दिया जिसको अनसर्टेनिटी रूल बोला जाता है, एक ये, और दूसरा क्या है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इन दोनों के ऊपर आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या कर रहा है, द टू डेवलपमेंट्स विच क्रिएट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, नेम ऑफ दैट टू डेवलपमेंट्स, उन दोनों के नाम क्या क्या है, पहला ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सेकंड क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पता चल गया। अब हम पहले एक्सप्लेन करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो इस वीडियो में हमारे पास चलेगा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिएगा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, हटा दो इन सबको, तो ये लो मैंने हटा दिया है। तो पहले हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, क्या है ये ड्यूअल बिहेवियर या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का ड्यूअल नेचर क्या है, जिसको किसके नाम से भी जाना गया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से क्वेश्चन आता है बहुत बार, बताऊंगा सब कुछ, देखिएगा। सबसे पहले आपने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा लाइट। जो लाइट होती है, पढ़ा है ना, उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अरे बताओ तो सही, लाइट के पास ड्यूअल नेचर। इस ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है, अरे अभी तक आपने पढ़ा नहीं था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, अरे ये सब क्या थे, इन सब से आपको एक बात पता चली नहीं थी जो मैंने तुम्हें बताई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है लाइट के पास वेव नेचर है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो इस ड्यूअल नेचर बोला था या नहीं बोला था, तो इस ड्यूअल नेचर को मैंने क्या मतलब बताया था, इसका मतलब मैंने बताया था लाइट के पास दो नेचर है। लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और लाइट जो है किसकी तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। बोलो ऐसा बताया था या नहीं बताया था, तो लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज वेव, दिस इज द ड्यूअल नेचर। इसी को क्या बोलते हैं, दो नेचर हो गए। जब लाइट चलती है तो मैंने बताया था, जब लाइट चलती है प्रोपोगेट करती है, जब चलती है तो बताया था वेव की तरह, जब किसी से टकराती है स्ट्राइक करती है तो किसकी तरह,
पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। बोलो ये दो चीजें मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? अगर फिर भी आपको कमजोर रह गई हैं तो मेरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली वीडियो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय एमएस पथेरिया, मेरी वीडियो वो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया था, लाइट के पास ड्वेल नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव की तरह बिहेव कब करता है? जब चलती है, और जब किसी से टकराती है तो कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। उसी तरीके से डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, जो आपका मैटर है, मैटर किससे मिलके बना हुआ? एटम से मिलके बना हुआ है। इनके पास भी ड्वेल नेचर है। इनके पास भी कैसा नेचर है? ड्वेल नेचर है। जैसे लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल और वेव, उसी तरीके से आपका जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ? एटम से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, एटम बोल लो, मैटर बोल लो, इनके पास भी ड्वेल नेचर है। मतलब मैटर भी क्या करता है? पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और किसकी तरह भी बिहेव करता है? मैटर जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो सिमिलर टू लाइट मैटर हैव ड्वेल नेचर, दैट इज इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। जो आपका मैटर है वो भी दोनों की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये सब क्या था? इसी को तो बोलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। अब समझ में आया ये मैंने क्या लिखा? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। क्यों लिखा मैटर का ड्वेल नेचर? अब तक तो पढ़ा था लाइट के पास ही ड्वेल नेचर होता है, यानी कि लाइट वेव की तरह भी चलती है और पार्टिकल की तरह भी। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखोगे तो इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का कुछ भी है, यहां तक हम खुद भी जब चलते हैं ना तो हमारे अंदर भी वेव नेचर है, हमारे अंदर भी पार्टिकल नेचर है। इसलिए इसने कहा था मैटर के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो मैटर के पास भी ड्वेल नेचर है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको हम एक डी ब्रोगली वेवलेंथ भी नाम से जानते हैं। क्यों? इसने क्या कहा, हम कोई भी मैटर है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेवलेंथ उसी की कैलकुलेट होती है जो किसकी तरह चलता है? वेव की तरह चलता है। इसका मतलब हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब उसके पास कैसा नेचर है? वेव नेचर भी होता है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया धीरे धीरे? डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब मैटर के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर है तो हम उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस वेवलेंथ को डी ब्रोगली ने कैलकुलेट किया, इसलिए क्या नाम दे दिया गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्योंकि ड्वेल नेचर में क्या कर रहा है मैटर का पार्टिकल नेचर तो सभी के पास है। जैसे मैं चल रहा हूं, अरे मैं इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पास पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन ड्वेल नेचर, मेरे पास वेव नेचर भी है जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेकिन आगे बढ़ते गए तब क्या किया गया? ये ड्वेल नेचर क्यों होता है? ध्यान से देखिएगा, हटा दूं तो ये मैटर के पास ड्वेल नेचर होता है, ये हमें पता चल गया। मैटर है ड्वेल नेचर। ड्वेल का मतलब मैटर, ड्वेल नेचर, इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज वेव, यही है। लेकिन क्यों? इसने क्या कहा, ये कब पता चला? जब एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का बीम, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम क्या करते हैं, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इट शोज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया गया और जिसका देखा गया ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करता है। तो आप एक बार समझो पहले, इट शोज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना, इंटरफेरेंस फिनोमिना। और ये दोनों फिनोमिना जो भी चीज देती है, इलेक्ट्रॉन का एक बीम बना दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम का मतलब क्या है? जैसे कि हमने ये एक, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इनको इलेक्ट्रॉन का एक बीम बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन का बीम जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का एक, कहने का मतलब आपके पास जैसे लाइट होती है वैसे इलेक्ट्रॉन का एक बीम बना लिया। हमने क्या बनाया? ये इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके एक ऐसे बीम बनाया। ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है, इट शोज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना एंड इंटरफेरेंस फिनोमिना। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना केवल वही सबस्टेंस शो करता है, वही चीज शो करती है
जिसके पास कैसा नेचर होता है, वेव। क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस लाइट के द्वारा शो किए जाते हैं, और लाइट के द्वारा जब ये शो किए जाते हैं तो इनसे ये साबित होता है लाइट के पास कैसा नेचर है, वेव। जब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फिनोमिना लाइट शो करती है तो इससे ये साबित होता है कि लाइट के पास वेव नेचर है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से भी आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कर सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर भी है। कैसा नेचर भी है, इट मींस इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेव नेचर भी है, और कैसा नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। क्या बनाया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। जैसे हम जनरली लैब में जो माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो लैब में आप देखते होगे, माइक्रोस्कोप देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अपनी लैब में जाके देखिएगा। वो जो माइक्रोस्कोप है ना, वो लाइट का वेव फॉर्म यूज करता है। लाइट का कौन सा फॉर्म यूज करता है, वेव फॉर्म यूज करता है। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोप बनाया गया, और उसके ऊपर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसके अंदर हमें क्या है, वो काम करने लग जाता है जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। इससे भी यह साबित होता है इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर है। क्योंकि यहां से भी पता चला था इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फिनोमिना, दिस फिनोमिना शोज दैट इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर, एंड फ्रॉम दिस वेव नेचर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज फॉर्म्ड टू यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए क्या बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया गया था। हो जाएगा। फिर क्या किया गया, धीरे धीरे यह भी कहा गया कि सभी के पास, इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सभी के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, हमें दिखाई वेव नेचर नहीं देता है लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों नहीं दिखाई देता है, ध्यान से सुनिए। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हमें वेव नेचर नहीं दिखाई देता। जैसे मैं चल रहा हूं, मेरे पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल भी है, क्योंकि मैं एक जगह हूं, एक पार्टिकल की तरह एक इकट्ठा हूं, इसलिए पार्टिकल तो है। वेव नेचर का मतलब होता है ऐसे चलना, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उसका रीजन देखिएगा आप। तो क्या किया गया, डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन निकाली। क्या इक्वेशन, एज वी नो एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, mc स्क्वेयर होती है या नहीं होती है, E इक्वल टू mc स्क्वेयर, आइंस्टीन इक्वेशन है या नहीं है। और हमने पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। ये भी पढ़ा हमने। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फिर हमने पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये भी पढ़ा है। इसको इक्वेशन 3 मान लो। पुटिंग 3 इन 2, 3 को 2 में पुट करो, क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह क्या रखोगे, c बाई लैम्डा। हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लू, 4। इतना हो गया। कंपेयर 1 एंड 4, कंपेयर 1 एंड 4, कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 4 बनाओ, क्या बनेगा, क्या बन गया आपके पास, E से E इक्वल है, इसलिए क्या कर सकते हो, mc स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, hc बाई लैम्डा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब यहां से आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा इधर ले आओ, mc को इधर ले आओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, hc बाई mc का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर और एक c कैंसिल, क्या रह गया, h बाई mc, क्या रह गया, h बाई mc। अब ध्यान से देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc। c का मतलब क्या बताया था, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये इक्वेशन लाइट की स्पीड से जो चलता है उसके लिए लगा सकते हो। इसको थोड़ा सा क्या मॉडिफाइड, दिस इक्वेशन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। क्या लिख दिया गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। v क्या है, जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है उसकी अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। हियर c इज रिप्लेस्ड बाय v, v मींस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैविंग वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड। जिसकी वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, c की जगह उसकी वेलोसिटी आप रख सकते हो। c रखोगे तो लाइट की स्पीड रखनी पड़ेगी, और v रखोगे इसका मतलब उसकी स्पीड आपको दी हुई मिलेगी। इसलिए ये इक्वेशन बना दी गई, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। क्या बना दी गई, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। हो गया, इतना समझ आ गया या नहीं आ गया। अरे सीधी सी बात है, ये इक्वेशन की है, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा आगे आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू जब h बाई mv का यूज किया गया
तो क्या कह रहा है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। ये इक्वेशन यूज करके आप किसी की भी वेवलेंथ निकाल सकते हो, मैटर की, किसी भी मैटर की, क्योंकि मैटर के पास ड्वेल नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर है, तो उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। इसका मतलब हम जो लार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं चल रहा हूं, तो मेरे पास भी वेव नेचर है, मेरी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ है, लेकिन वो वेवलेंथ बहुत ही कम है, इसलिए वो ना के बराबर होती है। यानी कि मेरे अंदर वेव नेचर है, जब मैं चलता हूं तो बहुत ही कम है। क्यों है कम, उसका रीजन देखिए, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पे m मास है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है, m क्या मास। तो वे ऑब्जेक्ट जिनका मास ज्यादा होता है उनकी वेवलेंथ क्या आएगी, कम। क्यों, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिनका भी मास हाई उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लो। अगर उनकी वेवलेंथ लो हो जाएगी, अगर उनकी वेवलेंथ लो हो जाएगी तो उसको हम क्या है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इजिली। उसको हम क्या नहीं कर सकते, आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए तो कह रहा है जो लार्ज ऑब्जेक्ट होती हैं उनके पास वेव नेचर तो होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है, यानी कि दोनों नेचर होते हैं। लेकिन जो बॉडी स्मॉल बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी में जैसे कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी, कौन सी होती है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी। और माइक्रोस्कोपिक बॉडी में कौन सी आती है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये बॉडी। इनका मास कैसा होता है, इनका मास होता है लो। अगर इनका मास लो होगा तो इनकी वेवलेंथ कैसी होगी, हाई। इनका मतलब अगर मास लो तो वेवलेंथ हाई, और वेवलेंथ हाई है तो इनका वेव नेचर कैसा होता है, हाई होता है। इसका मतलब इनके वेव नेचर को आप आसानी से देख सकते हो, आसानी से महसूस कर सकते हो। इसलिए आप क्या करोगे, ड्वेल नेचर तो सबके पास है, कोई भी इस अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, सब मैटर की बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, तो उन सबके पास ड्वेल नेचर है। लेकिन उनका ड्वेल नेचर हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, जब ये इक्वेशन लगाते हैं तो इस इक्वेशन में आपने देखा होगा जिसका मास हाई होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लो। इसलिए उसको आप कैलकुलेट आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन जिनका मास लो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई आएगी, जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह था ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसने बताया था मैटर के पास ड्वेल नेचर है। पता चल गया, नहीं पता चल गया कैसे ड्वेल नेचर है, तो ये यहां पे आपको पता चल गया होगा ड्वेल नेचर है। अरे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, इट मींस उसका ड्वेल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, हो जाएगा। आगे क्या कहा गया, इस डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ मैटर की फायदे क्या है, सिग्निफिकेंस। तो आगे देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, इसके क्या फायदे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। सिग्निफिकेंस, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है, इट इज अप्लीकेबल, एक ही सिग्निफिकेंस है, इट इज अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। किसके लिए अप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, क्योंकि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ की वेवलेंथ निकालनी है, और वेवलेंथ की वैल्यू उसी की आती है जिसका साइज स्मॉल होता है, और यानी कि मास कम होता है। और मास कम किसका होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी का। किसका होता है, माइक्रोस्कोपिक। तो इट इज अप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लीकेबल है। तो जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज अप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडी। मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं है, अरे मैक्रो मींस लार्ज, लार्ज होगा तो उनका मास कैसा होगा, हाई। अगर उनका मास हाई होगा तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी का यूज जब करेंगे, उनका मास हाई तो उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लो, विच कैन नॉट बी इजिली कैलकुलेट। इसलिए क्या करा है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये था ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। अरे कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको इतना ही बताया मैंने पूरी वीडियो में, मैटर के पास ड्वेल बिहेवियर है, और कुछ भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, प्रोटॉन्स के कारण है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। जब ये चलती हैं तो वेव की तरह चलती हैं, और वेव की तरह चल रही हैं तो इनके पास क्या है, वेवलेंथ है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए तो क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का एक बीम लिया गया, उसको एक क्या किया गया, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फिनोमिना शो किया। इससे भी ये साबित हुआ कि क्या है, उसके पास वेव नेचर है। तो फिर क्या किया गया, हमने डी ब्रोगली ने वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया। अब हम देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो देखिएगा ये रहा न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी वेवलेंथ लैम्डा, आपको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ऑफ ए बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ, कितना दिया हुआ, मास इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम।
किलोग्राम में ही लेने होता है, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है। ऑफ 0.1 किलोग्राम मूविंग, ये मूविंग अभी चल रही है, एक बाल है जो मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉल जो है चल रही है, उसका मास इतना है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, पढ़ा था, लगा दो फॉर्मूला। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइड मास, ये दे रखा 0.1 मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, ये रही 10 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर लेना भी आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। बोलो समझ आया या नहीं आया। अरे सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, इसके ऊपर और कोई हार्ड नहीं है, हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, तो उसको मैं और सोल्व कर रहा हूं, हटा दो इन सबको। ये कह रहा एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 जूल। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 जूल दे रखी है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करोगे लैम्डा को। सबसे पहले आप क्या करोगे, लैम्डा का फॉर्मूला रख लो। क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। आपको क्या चाहिए, प्लांक्स कांस्टेंट, आपको पता है कितना होता है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, यही होता है वैल्यू। दूसरा मास m, मास किसका चाहिए आपको, मास चाहिए इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कभी दिया हुआ मिल सकता है और कभी भी नहीं, तो मास भी है। अब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी कहां से निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी से। क्यों, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, यही फॉर्मूला होता है ना। इज इक्वल टू कितनी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25। यहां से मुझे क्या निकालना है, v 1/2 मेरे पास है, मल्टीप्लाई मास, इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। मैंने मास किसका रखा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, मल्टीप्लाई क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25। मुझे v का स्क्वायर निकालना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको इधर ले आओ, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये सब कहां पे आ जाएगा, नीचे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 कर लोगे। इन सबको सोल्व कर लेना। अगर इन सबको सोल्व करोगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 812 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 812 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। इन सबको बोलो समझ आया या नहीं आया। अरे काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख ली और यहां से v की वैल्यू निकालनी, v मुझे चाहिए था, अब रख दो इस फॉर्मूले में। लैम्डा इज इक्वल टू h, ये रहा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइड में ये क्या आपके पास, सॉरी मास कितना है, ये रहा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई v, ये रहा 812। कर देना आप सोल्व, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। बोलो समझ आया या नहीं आया। अरे सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट। एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। हटा दूं, कैलकुलेट, अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ ये लिख लो, वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है। इसकी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये आपके पास है। अब बात करें, हमें निकालना क्या है, मास। लैम्डा ये रहा, एच हमें पता है
लेकिन V का तो पता होना जरूरी है, V कितना होता है। अरे एक जो फोटोन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? लाइट। लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही फोटोन बोलते हैं। और जो लाइट होती है उसकी स्पीड क्या होती है? आपको पता होगा लाइट की स्पीड। तो फोटोन की स्पीड या फोटोन की वेलोसिटी किसके इक्वल रखी जाएगी? लाइट की स्पीड के इक्वल रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी? अरे यस और नो बोलो, समझ आया या नहीं आया? अरे रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी? लाइट की स्पीड क्या है? फोटोन की स्पीड के इक्वल, इसलिए v की जगह लाइट की स्पीड आएगी। h आपको पता, लैम्डा आपको पता, मास, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे, h बाई लैम्डा v रख दो। h की जगह 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइड लैम्डा, लैम्डा कितना है? एंगस्ट्रॉम में। ये तो इसको मीटर में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा? मीटर में। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई v वेलोसिटी, ये रहा 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। सोल्व कर लेना भाई, मास आ जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। किसके ऊपर बेस्ड है ये? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके पास मैटर है, उसके पास ड्यूअल नेचर है, उसकी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ। और हमने कुछ भी इसमें नया नहीं किया है। ये कैसे पता चला था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन का फिनोमिना, इंटरफेरेंस का फिनोमिना दिया था, और इससे यह साबित हुआ था कि हमारे पास क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ओके, अब आप क्या करोगे? वीडियो को देख लिया है, कुछ रेस्ट भी चाहिए आपको। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे गौर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।